हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पेपर 1 जुलाई 2019 को आया था। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ हेक्सागन इज 2400√3 m²। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 18.5 पर मीटर। दोस्तों, फेंसिंग का मतलब चारों तरफ ताराजाली लगाना होता है। इसके लिए हमें पेरीमीटर भी चाहिए होगा, ठीक है ना। ये वाला हेक्सागन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक डायगोनल है और एक डायगोनल भी है और एक डायगोनल भी है। ये तीन डायगोनल ये हेक्सागन को 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसी तरह टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। जब हम एक ट्रायंगल का एरिया मालूम चल जाएगा तब ये टोटल हेक्सागन का एरिया का पता लगा लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4² तो 6 × √3/4² करूँगा तो मेरा टोटल हेक्सागन का एरिया आ जाएगा, जिसका वैल्यू यहाँ पर 2400√3 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। √3 यहाँ पर √3 कट जाएगा और 6 काटूंगा तो 400 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ले लूँगा तो कितना होगा 1600। तो ए का वैल्यू कितना होगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हेक्सागन का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 6 है, तो 6 × 40 = 240, ठीक है। 1 मीटर के लिए 18.5 रुपये खर्च हो रहा था, तो 240 के लिए टोटल इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 4440 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्कल विथ सेंटर वो AD इज ए डायमीटर एंड AC इज ए कॉर्ड। एक सर्कल ले लेते हैं और AD एक डायमीटर ले लेते हैं, यहाँ पर A और यहाँ पर D नाम दे देते हैं, और AC एक कॉर्ड का मतलब एक लाइन। तो यहाँ पर मैं C नाम दे देता हूँ और B इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट OB = 5। यहाँ पर एक B पॉइंट ले लेता हूँ और सेंटर तक एक लाइन ले लेता हूँ जिसका डिस्टेंस 5 है और वो भी है 60 डिग्री, ये वाले 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। और DOC का एंगल 60 डिग्री, तो मैं OC को ज्वाइन कर लूँगा एक लाइन से जिसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और C से D एक लाइन ले लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा ACD 90 डिग्री होगा। हमें पता है कि OC और OD ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों भी सेम है, तो इनका अपोजिट एंगल OCD और CDO ये दोनों सेम होंगे। हमें पता है कि COD ये एंगल 60 डिग्री है, तो OCD और CDO ये दोनों का एंगल मिलकर 120 होंगे, तो इन दोनों सेम है, तो ODC 60 होगा और OCD ये 60 होगा, है कि नहीं। हमें एक टोटल एंगल ACD ये 90 डिग्री है, हमें पता है, तो 90 - 60 करेंगे तो BOC एंगल पता चल जाएगा जो कि 30 है। तो ABO एंगल हमें 60 डिग्री पता है, तो OBC एंगल कितना होगा 120 होगा, है कि नहीं। BCO पता है और OBC पता है, इन दोनों मिलके 150 हो रहा है, तो 180 - 150 करेंगे तो BOC एंगल ये वाला एंगल पता चल जाएगा जो कि 30 है, ठीक है। ये दोनों एंगल सेम है BOC और OCB, तो इन दोनों का अपोजिट साइड ये एंगल का अपोजिट साइड ये वाला और ये एंगल का अपोजिट साइड ये वाले सेम होंगे, ठीक है। जैसे कि हमें OB का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC हमारा 5 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर D हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ BDE व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2014। अच्छा, BDE 2014 ये जो 25 यहाँ पर और 45 और यहाँ पर 50, ठीक है ना। ये सबको ऐड करूँगा तो 50 70 50 120 होगा, ठीक है। इज व्हाट परसेंट टू द नंबर ऑफ ACDE 2015। ACDE 35 यहाँ पर 40 75 55 130 187, ठीक है ना
187 120 बाय 187 इंटू 100 करेंगे तो लगभग 64.17% होगा, ठीक है, जो कि 64.2 होगा, ठीक है ना। और डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 25 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट 33 1/3% ऑफ द सेम टास्क इन 15 डेज। तो ए एंड बी कितने दिन में खत्म करते हैं? 25 डेज में। 33 1/3% को मैं अगर रेशियो में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा? 1/3, ठीक है। 1/3 15 दिन में करता है, तो पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 45 डेज, ठीक है ना। तो बी 45 डेज में एक काम को कंप्लीट करता है, तो 25 और 45 का एलसीएम कितना होगा? 225। तो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 9। तो बी का एफिशिएंसी 5। अगर बी का एफिशिएंसी मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे ए का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 4। क्या पूछा है? ए एलोन कंप्लीट 4/15 ऑफ द सेम टास्क इन हाउ मेनी डेज। कितने दिन में 4/15 टास्क को कंप्लीट करेगा? तो 225 का 4/15 पार्ट को डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो जितना टाइम है वो निकल जाएगा। तो 15 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और ये 4 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा? 15 डेज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टांजेंट ए बी एंड ए सी आर ड्रॉ टू ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। एक सर्कल ले लेते हैं और ए पॉइंट से ए बी एक टांजेंट बनाते हैं। ये वाला पॉइंट को मैं ए दे देता हूँ और ये वाला पॉइंट को मैं बी दे देता हूँ, ठीक है। और एक टांजेंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट को मैं सी दे देता हूँ, ठीक है ना। बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एक कॉर्ड सी पी पैरेलल टू बी ए को पैरेलल करके एक लाइन लेना है और ये वाला पॉइंट को मैं पी दे देता हूँ। द मेजर ऑफ सी बी पी, तो बी से पी एक लाइन ले लेते हैं और सी से बी तक एक लाइन ले लेते हैं, और सी बी पी ये वाला एंगल हमें पूछा है, ठीक है। आपको पता होगा ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम होंगे क्योंकि टांजेंट एक पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है। ये दोनों लाइन सेम होंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। हमें पता है कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके 140 होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 70, और ये वाला एंगल भी हमें 70 मिल गया, ठीक है ना। दोस्तों एक थ्योरम है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसके अनुसार सी बी ए ये वाला एंगल और सी पी बी ये वाला एंगल ये दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमें पता है सी बी ए 70 डिग्री है, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा, ठीक है ना। और पी सी बी और सी बी ए ये दोनों सेम होंगे क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पेंडिंग है, सी बी ए और पी सी बी क्योंकि सी पी और ए बी दोनों पैरेलल है, तो पी सी बी भी हमें 70 मिल गया, ठीक है ना। तो पी बी सी एंगल क्या होगा? 70 प्लस 70 140, तो 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, देयर इज ए लॉस ऑफ 30। एक मार्क प्राइस दिया हुआ है 600, अगर वो 25% डिस्काउंट दे देगा तो कितने में भेजेगा? 75% में। तो 75% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, वैल्यू कितना आएगा? 3/4। मैं 600/4 करूंगा तो कितना आएगा? 150 इंटू 3 इज इक्वल टू
450 मेरा सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहाँ पर जो लॉस दिया हुआ है ये लॉस को 450 के साथ ऐड कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो कितना होगा 480। क्या पूछा है, लॉस परसेंटेज। लॉस कितना हुआ है 30 बाय 480 इंटू 100, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 और 0 काट देंगे और 300 बाय 48 करेंगे तो 6.25 आंसर होगा, ठीक है ना। आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000 फॉर 1/4 years एट 12% पर annum, ठीक है। 1/4 years जो यहाँ पर मैं इसको मंथ में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं इसलिए मंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंडेड 5 मंथली, थोड़ा और आ जाता है तो हमें निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं इसको मंथ में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 15 मंथ होगा, ठीक है। जैसे कि 12% पर annum एक साल के लिए 12% हो रहा था, तो एक मंथ के लिए कितना होगा 1% होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पी का कितना परसेंट 15 इंटू 1 जो कि 15%। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा इसमें 15% ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये 15 मंथ को मैं 5 करके 3 बार ले सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूछा है कंपाउंडेड 5 मंथली, ठीक है ना। तो इसलिए मैं 5 करके 3 बार ले रहा हूँ। 5 महीने में जितना भी रिटर्न्स आया होगा इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, अगले 5 मंथ में भी जितना भी रिटर्न्स आया होगा इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो हम इसको सक्सेसिव मेथड में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 और 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100, ठीक है। तो 5 10.25 होगा, ठीक है। ये दोनों 10 मंथ का रिटर्न है और 5 मंथ का रिटर्न ऐड करेंगे। 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5 बाई 100, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा 15.7625, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में 15% रिटर्न्स मिल रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट में 15.725 रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो 0.725 ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे 7.625 बाय 1 के साथ 4 जीरो लगाएंगे तो 0.725 के साथ सेम होगा। इतना परसेंट मतलब नीचे 100, तो मैं इसके साथ 2 जीरो लगाऊंगा, अब परसेंट के साथ सेम हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू 12,000, ठीक है। यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो काट दूंगा और 25 के साथ कितना होगा, तो 4 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। 25 3 जा 75 और 25 0 जा 0 1 25 5 जा 125, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 5 के साथ मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 40 होगा और 5 के साथ 61 मल्टीप्लाई करेंगे तो 305 होगा, ठीक है। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 183/2 जो कि 91.5, ठीक है। ऑप्शन 1 बी हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन ट्रैवल ए सर्टेन डिस्टेंस एट 12 km/h एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट
9 किलोमीटर पर आवर। द टोटल टाइम टेकन बाय हिम फॉर द एंटायर जर्नी इज 12 1/3 आवर्स। यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है ना, तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो कितना आएगा, 7/3 आवर्स होगा, ठीक है ना। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हिम इज, जैसे कि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम को यहाँ ले लेंगे और स्पीड को यहाँ ले लेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो हमें इसीलिए ये कर रहे हैं कि टोटल टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस पूछा है। हम इस टोटल डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं d/12 + d/9 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो टोटल टाइम दिया हुआ है ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू 12 आएगा, ठीक है ना। एक बार गया फिर रिटर्न आया तो 12 किलोमीटर गया, फिर 12 किलोमीटर रिटर्न आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 24। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cot थीटा बाई 1 - sin थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। cot थीटा को मैं cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकता हूँ, sec थीटा को मैं 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, प्लस tan थीटा को मैं sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकता हूँ। इसी तरह लिख सकता हूँ ना, sec थीटा को 1/cos थीटा और tan थीटा को sin/cos थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये वाला 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा को ऐसे लिख दिया और cos थीटा को मैं ऊपर ले गया, ठीक है ना, ये वाला। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इज इक्वल टू cos cos थीटा, तो cos cos थीटा मैं इससे ही लिख लिया, और यहाँ पर cos थीटा इंटू cos थीटा, cos cos थीटा बाय sin थीटा। cos cos थीटा को और यहाँ पर cos थीटा थीटा को काट देंगे तो कितना होगा, 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा का वैल्यू कितना है, cosec थीटा। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 3 numbers. If the average of any two is added to the third number, the sum obtained are 177, 163 and 138, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 3 नंबर ले लेंगे A और B और C, और क्या बोला है, 2 नंबर का एवरेज निकालेंगे और इसके साथ थर्ड नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये दोनों का एवरेज निकालेंगे और इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, और ये दोनों का एवरेज निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे, और ये दोनों का एवरेज निकालेंगे, इसके साथ b को ऐड करेंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो a + b/2 + c = 177। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, तो a + b + 2c = यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है मैं यहाँ पर ले लूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह तीनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो a + b + 2c = 354, इस तरह b + c 2a 326, c + a + 2b = 276, ठीक है ना। तो इस तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 4a + 4b + 4c, और ये जो वैल्यू है 276 और 326 और 354, इस सबको ऐड करेंगे तो मेरा 956 आएगा, ठीक है ना। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 239 आएगा, ठीक है। तो a b + c = 239, ये इक्वेशन को ये वाला इक्वेशन में मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को c का वैल्यू पता चल जाएगा, और ये वाला इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू पता चल जाएगा, और ये वाला में b का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू कितना आएगा, 115, और इसके साथ सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू 87 आएगा, और इसके साथ सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू 37 आएगा, ठीक है। फिर पूछा क्या है, एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर 115 है और स्मॉलेस्ट नंबर 37 है, तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 76। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर टाइप ए टाइप सी व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2014 टू द टोटल नंबर ऑफ बी एंड ई व्हीकल्स इन 2015। तो 2014 में ए और सी, ए 27 और सी 43, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 43 7 50 + 20 70, और बी एंड ई, बी 2015 बी 33 एंड ई 57 3 60 + 30 90, 70/90, ठीक है ना। इसका रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 काट देंगे और 7:9 हो जाएगा, ठीक है ना, 7/9। हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स प्लस वाई इजकल टू 7, एक्स वाई इजकल टू 10, 1/x³ प्लस 1/y³ का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैं इसी तरह लिख सकता हूँ y³ प्लस x³ रो होल क्यूब। ठीक है ना, जैसे कि हमें पता है x³ प्लस y³ का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, मैं इसी तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, एक्स वाई का वैल्यू भी पुट कर देंगे, यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू भी पुट कर देंगे। ठीक है ना, 7 का क्यूब कितना होगा 343, इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3 इंटू 10 30 इंटू 7 210, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 10, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा इतना आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन स्पेंड्स 72% of his income. If his income increases by 28% and his expenditure increases by 25%, then what is the percentage increase or decrease in his saving? तो मैं इसका इनकम को 100 रुपए ले लेता हूँ, स्पेंड कितना करता है 72 रुपीज। ठीक है, तो इसका इनकम कितना ग्रोथ होता है 28%, 28% ग्रोथ होगा तो कितना होगा 128। ठीक है ना, और इसका एक्सपेंडिचर कितना ग्रोथ होता है 25%, तो हम इसको 25% ऐड करेंगे तो कितना 125, 72 का 125% होगा। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 90 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कितना सेव करता है 38 और यहाँ से 28 सेव करता है। ठीक है, अब पहले 28 सेव कर रहा था, बाद में 38, इसका डिफरेंस क्या है 10, तो 10 कितने से ज्यादा सेविंग कर रहा है 28 से। ठीक है ना, तो 10/28 इंटू 100, इसके सॉल्व करेंगे तो 35.714, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 2 3 जा 6, तो 5/9 होगा, और 2/3 प्लस 5/9 11/9 होगा। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मुझे 5 कट जाएगा और 2 2 जा 4, तो 1/2 यहाँ पर होगा। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे 9/16 होगा, 3/4 इंटू 16/4 और 16/9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना आता है 4/3, यहाँ पर 1/2, फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे 5/2, 2/1, जो कि मतलब यहाँ पर डिवाइड करने के लिए बोला है ना। ठीक है ना, 2 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 5, यहाँ पर ये वाला टोटल सॉल्व हो गया 5 आ गया, और यहाँ पर ये टोटल सॉल्व हो गया 4/3 आया। 4/3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा इसके साथ। ठीक है ना, 16/9 प्लस 5 यहाँ पर। ठीक है ना, ये वाला टोटल सॉल्व किया था 5 हुआ था, 5 माइनस 11/9। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकता हूँ 5/9 प्लस 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस था ना, मैं इसके साथ टोटल माइनस कर दिया। ठीक है ना, माइनस किया तो मेरा इतना आएगा 5/9 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 45/9, तो 45 प्लस 5 कितना होगा 50, 50/9, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, देखो मैं आपको समझाने के लिए ये सब डिटेल में बता रहा हूँ, जब आप खुद करोगे ये सब डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 88, 88 के साथ डिविजिबल होने के लिए 2 नंबर के साथ डिविजिबल होने चाहिए, एक 8 है और 11, तो 8 के साथ डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 के साथ डिविजिबल होने चाहिए। तो y का वैल्यू 1 होगा तो 8 के साथ डिविजिबल होगा, और y का वैल्यू 5 होगा तब भी 8 के साथ डिविजिबल होगा, और y का वैल्यू 9 होगा तो 8 के साथ भी डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू y का कितना होगा 1 होगा, तो y का वैल्यू कितना है 1 होगा। ठीक है ना, तो 11 के साथ डिविजिबल चेक करने के लिए हम क्या करते थे, 4 के साथ x को ऐड कर रहे थे, और 1 को भी ऐड कर रहे थे, और 5 को भी ऐड कर रहे थे, और इसके साथ 2 को भी ऐड कर रहे थे। जितना होता है इसके साथ सब्ट्रैक्ट करते थे, कितना 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस y। ठीक है ना, मैं ऐसे ही लिख रहा था। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ठीक है ना, तो कितना होगा 4 प्लस 5 10 प्लस 2 12 प्लस x माइनस 3 प्लस 1 4 माइनस 8 माइनस y होगा। ठीक है, जैसे कि हमें y का वैल्यू पता है 1, तो 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू -3 होगा।
ठीक है। जब इसका वैल्यू माइनस होगा तो हम 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। जब x का वैल्यू +3 होगा तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको हम नंबर सिस्टम के क्लास में डिटेल में बात करेंगे क्यों 11 से माइनस होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमें x और y का वैल्यू पता चल गया तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है 8, 24 माइनस 2 इंटू 1 2, तो इज इक्वल टू कितना होगा 22 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of 4360 was divided among A, B, C, D in the ratio of 3:4:5:8, but it was divided in the ratio of 1/3:1/4:1/5:1/8 by mistake। अच्छा, गलती से 1/3 हो गया, 1/4, 1/5, 1/8 हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले हम A, B, C, D का वैल्यू हम निकाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं 3 + 4 7 + 5 12 + 8 20, तो 20 यूनिट इज इक्वल टू 4360, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, तो काटेंगे तो 218 होगा, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 654, ठीक है ना। ये हमारा ए का वैल्यू है। और बी का वैल्यू जब निकालेंगे हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे 872, और सी का वैल्यू जब निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे 901090, ठीक है। जब डी का वैल्यू निकालेंगे 8 मल्टीप्लाई करेंगे 1744 होगा, ठीक है। आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब रियल वैल्यू है, ठीक है ना। अब बाय मिस्टेकली जो भी वैल्यू लिए थे इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा 120, ठीक है। 120/3 इज इक्वल टू 40, तो 40 + 30 होगा प्लस 24 होगा, 120/5 करेंगे तो 24 होगा प्लस 15 होगा। टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा 40 + 30 70 94 99 109/120, ठीक है। इसका वैल्यू 109/120 इज इक्वल टू कितना है 4360, तो 109 को 4360 से के साथ काटेंगे तो कितना होगा 4 के साथ डाट कट जाएगा और 0 रह जाएगा यहाँ पर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है 4800। जब इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए का वैल्यू आ जाएगा, और 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का वैल्यू कितना होगा 1600, ठीक है। और बी का वैल्यू कितना होगा 1200, ठीक है। 4800/1/5 करेंगे तो कितना होगा, तो 960 होगा, ठीक है। फिर 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 600 होगा, ठीक है। अब ऑप्शन को थोड़ा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है ए रिसीव्स 956 मोर, तो 956 इसके साथ ऐड करेंगे तो 1600 नहीं होगा, तो इसीलिए ए ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या दिया है बी रिसीव्स 318 मोर, तो इसके साथ ऐड करेंगे अगर 1200 हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐड करते हैं तो 1200 नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बी ऑप्शन भी हट जाएगा। फिर सी ऑप्शन दिया है डी रिसीव्स 1144 लेस, अच्छा डी 1144 लेस रिसीव करता है, तो इसके साथ ऐड करेंगे तो अगर 1744 हो जाता है तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, मतलब 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस लॉस के साथ सेम है। मान लीजिए 72 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 72 रुपीज, ठीक है ना। लॉस इज इक्वल टू क्या दिया है 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 8 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 72 रुपीज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 80 रुपीज, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है 72 रुपीज, और लॉस हमारा कितना हो जाता है 8 रुपीज,
जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे 8/80 रुपीज इंटू 100 इज इक्वल टू कितना होगा 10%। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है ना। तो cos थीटा को मैं x ले लिया तो इक्वेशन क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, इसका थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x का वैल्यू 2 आएगा और x का वैल्यू हाफ भी आएगा। ठीक है ना, तो cos थीटा का वैल्यू 2 कभी नहीं होगा लेकिन 1/2 हो सकता है। ठीक है ना, cos थीटा का वैल्यू 1/2 होगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 प्लस कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। इसको ऐड करेंगे तो √3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड 14x माइनस 5y। ठीक है ना, ये वाला जो इक्वेशन है मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। तो 8x स्क्वायर को मैं 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो माइनस 12x था मैं इसके पास ले लिया और यहाँ पर जो 9 था इसके पास ले लिया, क्योंकि मुझे ये एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है इसीलिए मैं ये वाला इक्वेशन को थोड़ा इलेबोरेट किया। ठीक है ना, किसका स्क्वायर होगा 2x माइनस 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy 2x माइनस वाई का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, देखो इन दोनों का वैल्यू जो दिया हुआ है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो मैं इसका वैल्यू भी 0 ले सकता हूँ, इसका वैल्यू भी 0 ले सकता हूँ। ठीक है ना, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, मैं इसको 2x माइनस y का होल स्क्वायर में पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, क्या करते हैं 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 14 इंटू 3/2 21 माइनस 5 इंटू 3 15 तो कितना आएगा 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल शोड 32% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इन 2015 कंपेयर टू दैट प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से थोड़ा चेक करता हूँ, क्योंकि देखो ABCDE ये सारे लेटर का निकालूंगा मेरा ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन है, मैं 4 ऑप्शन चेक कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं ये सारे 5 लेटर को क्यों चेक करूँगा। ठीक है ना, मैं सबसे पहले ए ऑप्शन को देखता हूँ। ए ऑप्शन में क्या दिया है बी में कितना है 25 पहले था और 33 हो गया, तो कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया, कितने से 25 से। इसको परसेंटेज करेंगे तो कितना होगा 25 4 जा 100, तो 8 इंटू 4 कितना है 32%, तो यहाँ पर 32% है, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स D एंड E। अच्छा, ABC एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पर मैं A देता हूँ, यहाँ पर B दे देते हैं, यहाँ पर C दे देते हैं, और AB साइड में एक्सटर्नल पॉइंट में D दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर AB साइड में एक्सटर्नल पॉइंट क्या दिया हुआ है D। ठीक है ना, और AC साइड में एक्सटर्नल पॉइंट क्या दिया है E, तो यहाँ पर मैं E नाम दे देता हूँ। ठीक है ना, फिर बाइसेक्टर ऑफ CBD। अच्छा, CBD इसका बाइसेक्टर एक लाइन ले लेते हैं, और BCE मीट एट P। अच्छा, BCE ये वाला एंगल का बाइसेक्टर एक और एक लाइन लेते हैं, और ये दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, इसको नाम P दे देते हैं। ठीक है ना, इसके बाद ये वाला एंगल P एंगल हमें पूछा है। ठीक है दोस्तों, एक थ्योरम है एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल थ्योरम। इसके अनुसार P एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस A एंगल बाय 2। यहाँ पर A एंगल हमें क्या दिया है 72। ठीक है ना, 72 होगा तो मैं 90 माइनस कितना करूँगा 36, तो कितना आएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो हमारा
ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 216, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 114। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड का होल क्यूब रूट हमें निकालना है, ठीक है ना। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला शायद पता होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3zx, ठीक है ना। मैं ये वाला टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। मैं इसी तरह लिख सकता हूँ। मैं इसी तरह नहीं लिख रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है ना। जब हम इसी को एक्स प्लस वाई प्लस जेड को होल स्क्वायर निकालेंगे वो थोड़ा ज़्यादा रायता फैल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं ये वाला टर्म को थोड़ा डेवलप करके ऐसे लिखा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड का वैल्यू 216 इंटू 3 करेंगे तो 648 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर 361 माइनस 3 इंटू 114 करेंगे तो 342 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यू का वैल्यू कितना आ गया 1009, ठीक है ना। तो 1009 को ये वाला वैल्यू को मैं क्या करूँगा यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है ना। पुट करेंगे तो क्या होगा 1009 प्लस एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है 216 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1225 होगा। इसी का रूट ओवर कितना होगा 35 होगा। तो हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी का वैल्यू हम निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो tan 13 और tan 77 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 13 को मैं tan 90 माइनस 77 लिख सकता हूँ ना। तो इसी का वैल्यू मैं cot 77 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। cot 77 इंटू tan 77 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर tan 13 का बदले में मैं cot 77 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर cot 77 और यहाँ पर tan 77 ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 वैल्यू आएगा, ठीक है ना। इसी तरह tan 13 और tan 53 ये दोनों कैंसिल आउट होके इनका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। और tan 45 का वैल्यू आपको पता है 1 है, ठीक है। क्या करेंगे 1/2 इंटू कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 स्क्वायर करेंगे तो 4/3, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 2 इंटू 4/3 लिखता हूँ और cos का 60 डिग्री मतलब 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 3 इंटू 1/2 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8/3 इंटू 3/4, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ABC ट्रायंगल D इज ए पॉइंट ऑन AB such that BD is equal to 2 cm and DA is equal to 3 cm। एक ट्रायंगल ले लेते हैं और यहाँ पर A दे देता हूँ और यहाँ पर B दे देते हैं और यहाँ पर C दे देते हैं, ठीक है ना। और D एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से D और यहाँ से यहाँ तक 2 cm दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक 3 cm दिया हुआ है, ठीक है ना। और E इज ए पॉइंट ऑन BC। अच्छा BC में यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं E, ठीक है। और DE, अच्छा DE एक लाइन ले लेते हैं जो कि DE AC के पैरेलल होगा, ठीक है ना। पैरेलल करके एक लाइन ले लेते हैं। तो लाइन ले लिए और AC का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम ACED। अच्छा देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे क्योंकि ये दोनों DE और AC ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये वाला था मान लीजिए ये वाला θ1, ठीक है ना, ये वाला θ1। तो ये वाला एंगल को मैं θ2 ले लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे क्योंकि DE और AC दोनों पैरेलल है, तो ये वाला मैं θ2
3 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बड़ा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया से छोटा ट्रायंगल बी डी का एरिया से माइनस करूँगा तो मुझे ट्रापीजियम का, यहाँ पर जो ट्रापीजियम है ये वाला, इसका एरिया मुझे पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का अपोजिट साइड का स्क्वायर का रेशियो होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर θ1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और यहाँ पर θ1 भी कॉरेस्पॉन्डिंग, दोनों सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी ले लेंगे और जो ए बी सी का ट्रायंगल में θ1 का अपोजिट साइड क्या होगा, ए बी क्या होगा 5, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बी डी ई बाय एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 है और 5 का स्क्वायर 25। मुझे ट्रापीजियम का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बड़ा वाला ट्रायंगल से छोटा वाला ट्रायंगल माइनस करूँगा। तो 25 यूनिट माइनस 4 यूनिट तो कितना होगा 21। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, एरिया ऑफ बी डी ई, मतलब ये वाला ट्रायंगल का एरिया और एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ठीक है ना। तो इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो हमारा एरिया ऑफ बी डी क्या है 4 और ट्रापीजियम का एरिया क्या है 21। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ टाइप ए बी and D vehicles exported in 2015 was X% less than the number of type E vehicles exported in 2014. What is the value of X? अच्छा, यहाँ पर A B D, A यहाँ पर 35, B 33 और D 55, 35 55 90 1 2 3, ठीक है। इसका सम कितना हो गया 1 2 3 और एवरेज बोला है बाई 3 करेंगे तो कितना होगा 41। तो इसका एवरेज कितना आ गया 41। फिर बोला क्या है टाइप ई 2014, अच्छा 2014 में टाइप ई 50 से कितना कम है, 9 कम है, किस में से कम है 50 से, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा 18, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही और एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स हम अपने क्लास में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।